हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो इसकी वीडियो नंबर थर्ड में हम आज पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के समय हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। तो वीडियो सेकंड में हमने स्टडी किया एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, उसकी क्या पोजीशन थी। आज हम इंडस्ट्री की क्या पोजीशन थी, हमारा हैंडीक्राफ्ट का अंत कैसे हुआ, तो इंडस्ट्री पतन कैसे हुआ थी, जिसमें इट इम्प्लाइड टू थिंग्स। इसमें दो विचार दिए गए हैं। फर्स्ट है डीके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री owing to discriminatory policies of the British government। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिस्क्रिमिनेशन के कारण और उसके पॉलिटिकल पॉलिसीज़ के कारण हमारा इंडस्ट्रीज का जो था अंत हुआ था। सेकंड पॉइंट था ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री ओइंग टू लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो हमारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो जिसके कारण हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री में ब्लीक मीन्स नामात्र की ग्रोथ हुई थी। तो इसमें फर्स्ट है डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट होता है हस्तकला का काम। तो उसमें उसका अंत कैसे हुआ डीके का, तो जिसमें इंडिया एंजॉयड द वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन ऑफ एक्सीलेंस and quality, but British Raj contributed to their decay with owing to discriminatory and political policies। तो जो हमारा हैंडीक्राफ्ट का काम था वो वर्ल्ड वाइज बहुत ज़्यादा फेमस था। जब भी जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट का काम बना हुआ सामान इधर उधर जाता था तो लोग उसको बहुत जल्दी से खरीदते थे, बाय करते थे और उसकी कीमत अच्छी देने के लिए रेडी होते थे। तो पूरे वर्ल्ड में ये इंडिया का हैंडीक्राफ्ट का काम फेमस था। तो लोग अंग्रेज़ों को पता चला, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला कि अगर इनका हैंडीक्राफ्ट का काम की जो है ग्रोथ करता जाएगा तो हमारा जो ट्रेड है जो हम करने हैं वो डेवलप नहीं होगा, हम कैसे काम करेंगे। तो फिर उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट को कैसे ख़त्म किया, उन्होंने हैंडीक्राफ्ट का जो काम था उसके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए, जिसके कारण वो इतना ज़्यादा कॉस्टली हो गया। जहाँ भी वो सेल होने के लिए जाता, जहाँ हम एक्सपोर्ट करते थे तो वो उसको महंगा समझकर छोड़ देते थे। तो धीरे धीरे वो उसका अंत होने लगा। और दूसरा उन्होंने टैरिफ पॉलिसी यूज़ की। टैरिफ पॉलिसी का मतलब तो था कि उन्होंने जो हम ब्रिटेन से और इंग्लैंड से माल इंपोर्ट करते थे तो जहाँ एक्सपोर्ट करते थे, पहले तो हम अपना रॉ मटेरियल वहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे तो उसको टैक्स फ्री कर दिया गया। जो इंडिया से ब्रिटेन में माल जाएगा, इंग्लैंड में माल जाएगा, वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। तो दूसरा उधर से माल फिनिश गुड्स होकर आएगा तो उसको भी उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। अदर कंट्री के साथ उन्होंने हैवी टैक्सेस लगा दिए ताकि उनके साथ हमारा ट्रेड कम होए। मान लीजिए मैंने एग्जांपल दी कि मैंने 1000 रुपये की लकड़ी यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन में इंग्लैंड में जो थी एक्सपोर्ट की और उधर से फिनिश गुड्स फर्नीचर बन के यहाँ आ गया और उन्होंने यहाँ पर 5000 का 7000 का जाके सेल कर दिया। तो 1000 रुपये की लकड़ी खरीदी और 7000 के जहाँ फर्नीचर सेल कर दिया तो उन्होंने तो अपनी अर्निंग कर ली। लेकिन इंडिया चाहे एक्सपोर्ट करता था लेकिन वो रॉ मटेरियल में एक्सपोर्ट होता था और बाद में अपना ही माल वो महंगे दाम पर खरीदता था। तो इनके पास पैसे भी कम होते गए और इनका व्यापार पीछे ही पीछे चलता गया, हैंडीक्राफ्ट का काम खत्म होता गया। तो ये टैरिफ पॉलिसी इन्होंने यूज की थी। सेकेंड पॉइंट है डिसअपीयरेंस ऑफ द प्रिंसली कोर्ट्स। तो जो इंडिया था ये छोटे छोटे खंडों में उस वक्त विभाजित हुआ था। यहाँ पर छोटे छोटे खंडों पर राजे महाराजे नवाब शहनशाह जो थे वो अपना राज्य करते थे। कोटपुरा में कोई और राजा था, फरीदकोट कोई और राजा था, बठिंडा का और राजा था, पटियाले का और राजा था। तो अपने अपने युवराज शहनशाह ये बनाए हुए थे। तो यहाँ ये अपना दरबार लगाया करते थे तो उसको बहुत अच्छी तरह से इनका सजाया होता था। दूर दूर से लोग उसको देखने आते थे। इनका मकसद होता था कि हमारे जो बनी हुई चीज़ को दूसरे लोग यहाँ आकर देखें उसको। बड़ा आज भी अगर आप किसी फोर्ट को देखने जाते हो टूरिस्ट प्लेस पर तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे उन्होंने मीनाकारी की हुई है। जैसे ताजमहल का आप देखो, दरवाजे हैं, दीवारें हैं, छतें हैं, तो कैसे उसको उभरा हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे तो इन्होंने उनका भी अंत कर दिया, प्रिंसली कोर्ट्स का अंत कर दिया था। थर्ड पॉइंट है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट।
तो मशीन मेड प्रोडक्ट के साथ हमारा कंपटीशन होने लगा, क्योंकि जो हम हैंडीक्राफ्ट का माल तैयार करते थे तो उसको बनाने में कई कई दिन लगते थे, पूरा हम सप्लाई नहीं कर पाते थे। सपोज कर लीजिए हमने 2 दरियाँ ही बनानी है तो उसके ऊपर 10 दिन लग जाते थे 2 दरियाँ बनाने पर। वो खर्चा भी ज़्यादा होता था, टाइम भी ज़्यादा स्पेंड होता था, तो हमारा काम ख़त्म हो जाता था। लेकिन मशीन मेड पर एक ही दिन में जो 25 दरियाँ बन सकती हैं, तो वो लोगों के लिए चीप एंड बेस्ट था, नीट एंड क्लीन था। तो मशीन मेड के साथ हमारा कंपटीशन होने लगा, इसलिए वो हैंडीक्राफ्ट का काम पीछे चला गया और वो मशीन मेड का काम जो था चीप एंड बेस्ट, नीट एंड क्लीन होने लगा, तो उन्होंने ये हमारा काम खत्म कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू पैटर्न्स ऑफ द डिमांड। तो हमारा हाँ इंडियन में जो था क्या था, एक तो ब्रिटिश कल्चर आने लगा, वेस्टर्न लाइफस्टाइल होने लगा, यूज़ होने लगा। हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ लाइफस्टाइल की को यूज़ करने लगे, उन्हीं की आदतों को हम देखते, उन्हीं का खाना पीने को हम पसंद करते, पहनना करना जैसे वो अंग्रेज़ करते तो वैसा ही हमने बनना चाहा, तो हम अपना काम छोड़ते गए और उनके काम को अडॉप्ट करते गए। ये भी एक पैटर्न था, ये भी काम था जिसके कारण हमारा जो था हैंडीक्राफ्ट खत्म होता गया। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। तो आप सोच रहे होंगे कि रेलवे ने कैसे हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को काम को खत्म कर दिया, तो वो क्या था। देखिए मैं आपको ये सपोज कर लीजिए, मैंने ये आप देख रहे हो हमारे इंडिया का नक्शा ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है। तो ये 3 तरफ से जो है ये पानी से घिरा हुआ है, तो जो यहाँ से पानी से घिरा हुआ है तो ये कोस्टल है। तो जो हार्बर पर इनके शिप आते थे वो यहाँ पर फिनिश गुड्स ले आते थे और यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन में और इंग्लैंड में लेकर चले जाते थे। लेकिन जो ये इंडिया का एरिया यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये एरिया कोस्टल एरिया से बहुत ज़्यादा दूर थे, तो यहाँ पर वो उनके जहाज़ कैसे जाएंगे, माल कैसे लेके आएंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक बहुत अच्छा काम किया था कि वो हमें रेलवे देंगे, मतलब ट्रेन का काम देंगे। तो यहाँ इन्होंने पूरी रेलवे लाइन को स्प्रेड कर दिया पूरे इंडिया में। तो यहाँ पर क्या था, फिर वो जो था यहाँ से माल रॉ मटेरियल उठाते और कोस्टल एरिया पर आ जाते, यहाँ से उनके शिप से ले जाते और जो शिप फिनिश गुड्स को यहाँ फिर कोस्टल पर ले आते और यहाँ से ट्रेन आगे इंडिया में लेके बाकी पार्ट्स में लेके जाती थी। तो पूरे इंडिया में रेलवे लाइन बिछाने के साथ इनका व्यापार और भी आगे डेवलप होता गया। तो इस प्रकार रेलवे ने भी हमें काफ़ी ज़्यादा पीछे कर दिया था। एक बात और आपको बताऊंगा, फर्स्ट जो ट्रेन थी वो हमारे इंडिया में 16 अप्रैल 1853 को 3:35 पर शाम के मुंबई टू थाना चली थी, जिसने 57 मिनट्स वो ट्रेन चली और 21 मील्स आई मीन 33.8 किलोमीटर का एरिया जो था वो डिस्टेंस जो थी उसने कवर की थी। तो उसके बाद आपका आता है ब्लीक नेशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लीक का मतलब होता है नामातर, मॉडर्न इंडस्ट्री का नामातर ग्रोथ होना। तो जैसे ही वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई, वर्ल्ड वार सेकंड हुई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला भी यहाँ पर भी कुछ इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। तो जहाँ हमारे इंडियन लोग जिनको ये जिम्मेदारों को भूमि का मालक बना दिया था, जहाँ हमारे लोगों को ये लालच देते थे कि कैसे ये काम करना है, तो उनको लालच देके ये वर्ल्ड वार में लेके जाते थे। तो उस वक्त इन्होंने महसूस किया कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। तो उस वक्त 1907 में 1907 में जमशेदपुर में जो इंडस्ट्री चली थी वो टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लगी 1907 में। उसके बाद शुगर मिल चली फर्स्ट इंडिया में 1903 में उत्तर प्रदेश इन प्रतापपुर डिस्ट्रिक्ट दियोरा में चली। उसके बाद 1904 में ये शुगर मिल मद्रास में लगी, कानपुर में चली थी। तो इसी प्रकार जो सीमेंट की इंडस्ट्री चली थी, सीमेंट की इंडस्ट्री 1914 में लगी पोरबंदर में, गुजरात का पोरबंदर सिटी है वहाँ पर लगी। और उसके बाद 1904 में एक स्मॉल फैक्ट्री लगी थी, तो ये भी जो थी उससे पहले लगी थी ये स्मॉल फैक्ट्री 1904 में, वो मद्रास के कानपुर में चली थी। पेपर मिल लगाई गई कश्मीर में। तो जो पेपर मिल कश्मीर में लगाई थी वो उस वक्त कश्मीर में जो राजा था सुल्तान जैनुल एबेदीन, तो उसने अपने नाम के ऊपर की वो जो थी पेपर मिल लगाई थी। फिर उसके बाद 1812 में श्रीरामपुर बंगाल में लगी। फिर कागज़ की सप्लाई भी हो रही थी। 1870 में कोलकाता में पेपर मिल लगी थी। उसके बाद
रेलवे एंड मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन, तो रेलवे का और कम्युनिकेशन का भी जो था उसने भी मॉडर्न इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने दिया, क्योंकि हमारे लोग तो डरते बहुत थे, क्योंकि वो सोचते थे कि भाई अगर हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट की बातें ना मानी तो ये तो हमें इस ट्रेन के आगे फेंक देंगे और हम हमें मार देंगे। जब कम्युनिकेशन के लिए फ़ोन के टावर लगाए तो उनको लगता था हमारे इंडियन लोगों को कि ये तो हमें ऐसे बांध करना ऊपर पोल के साथ तो हमें लटका देंगे और हमें सूली पर लटका देंगे, हमें मार देंगे। तो इंडियन लोग अनपढ़ थे, इन्होंने विरोध किया था उस वक्त मतलब कम्युनिकेशन के सोर्सेस का, रेलवे का, लेकिन ये हमें अच्छी चीज़ें दे के गए थे। लेकिन रेलवे और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी हेल्प की प्रोडक्ट इन इंडिया मार्केट में, क्योंकि ट्रेन के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल लेके जाते थे या लेके आते थे, तो उन्होंने पूरा मार्केट को डेवलप किया। फ़ोन के जरिए ये माल एक जगह से दूसरी जगह पर मिनट में ऑर्डर दे देते थे। हमारे लोग टांगे पर गाड़ियों पर मतलब बैलगाड़ियों पर लेके जाते, कई दिन लगते थे, लेकिन ट्रेन के कारण ये जल्दी ऑर्डर सप्लाई करते थे, तो ये भी काम था। तो नो कैपिटल गुड्स, लास्ट पॉइंट है, इंडिया रिमेन लॉसेस डेड। तो इंडिया में एक तरफा काम ही चला, तो कैपिटल गुड्स का यहाँ पर निर्माण नहीं किया गया। कैपिटल गुड्स वो होती है जो फर्दर गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए की जाती है, लेकिन उन चीज़ों का इन्होंने काम नहीं किया। तो ये सारा काम अपने वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के लिए ही करते थे। जो यहाँ से अर्निंग होती थी वो इंडियन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता था, जहाँ तो वो वर्ल्ड वार में यूज़ करते, जब भी कोई जंग लगती थी तो यहाँ की इनकम को वहाँ यूज़ किया जाता था और यहाँ की इनकम वो ब्रिटेन और इंग्लैंड में ले जाते थे और सारी कमाई वहाँ चलेगी, इंडिया एक गरीब बनता चला गया। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके बाय बेटे, थैंक यू।